राकेश, मैंने कहा ना, अब मुझे कोई मकान चेंज नहीं करना है। मैं तंग आ चुकी हूँ इधर उधर सामान लेकर। अब ये मकान तभी छोड़ेंगे जब अपना घर बन जाएगा। मैंने किराए के मकान की कब बात की? मैंने इतना ही कहा मैं तुम्हें तुम्हारा नया घर दिखाता हूँ। क्या मतलब? क्या तुम मुझे अपना घर दिखाने जा रहे हो? सच्ची? हाँ, मकान सस्ता मिल रहा था इसलिए डील फाइनल कर ली। शहर से थोड़ा दूर है। हाँ कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी, अपना मकान तो है ना। आज मैं बहुत खुश हूँ। राकेश और कविता मकान देखने गए। कविता ने कहा ये मकान ज्यादा बड़ा नहीं है। ये मकान तो लग नहीं रहा हवेली है। हाँ ये किसी जमींदार की हवेली है। उसके बहू बेटे विदेश में सेटल हो गए हैं। अब यहाँ 15 साल से कोई नहीं रह रहा था। ये घर सच में बहुत खूबसूरत है। अपन जल्दी से जल्दी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और सामान शिफ्ट करने के बाद हवन करवा देंगे। अगले सप्ताह घर की साफ सफाई करने के बाद हवेली में शिफ्ट हो गए। राकेश सुबह ऑफिस चला जाता। कविता गुड्डी को बस स्टॉप तक छोड़कर उसके बाद अपने कामकाज में लग जाती। कविता ने घर का सामान सेट करने लगी। राकेश और खुद की फोटो दीवार पे लगाई। एक हवा का झोंका आया और तस्वीर नीचे गिर गई। तभी कविता को हॉल में से सामान खिसकाने की आवाज आने लगी। कविता सोचने लगी कि घर में अकेली मैं ही हूँ। सामान को इधर उधर कौन कर रहा है। थोड़ी देर के बाद उसकी बेटी स्कूल से आती है। मम्मी कोई आया है? नहीं बेटा, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं बेटा, कोई नहीं आया है। मैंने ऊपर बालकनी में एक औरत को खड़ा देखा जब मैं बस से नीचे उतरी। कविता गुड्डी की बात सुनकर काफी घबरा जाती है क्योंकि उसे भी घर में किसी के होने का एहसास हो रहा था। कविता राकेश को फोन लगाती है कि कैसे मकान में लाए हो, यहाँ सब कुछ अजीब हो रहा है और यहाँ कोई और भी है। राकेश ने कविता से कहा कि घर आकर मैं बात करता हूँ। राकेश घर आया तो कविता ने सारी बात बताई कि कैसे खिड़कियां अपने आप खुल गई और कैसे तस्वीर नीचे गिर गई और गुड्डी को ऊपर एक औरत दिखी। तब राकेश ने कहा अभी आए हैं, कुछ टाइम रुको, मैंने सारी जमा पूंजी इस हवेली में लगा दी है। राकेश बोला सब ठीक हो जाएगा। रात को जब राकेश और कविता सो रहे थे तो राकेश को किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वह उठकर खड़ा हो गया। बोला ये किसकी आवाज़ आ रही है? और थोड़ी देर में कविता भी जग गई। राकेश बाहर देखने गया तो उसे ऊपर के रूम से आवाज़ आ रही थी। वह ऊपर गया तो जिस कमरे से आवाज़ आ रही थी उसको खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह कमरा बंद करके वापस आने लगा। तभी फिर उसे औरत के रोने की आवाज़ आई। राकेश घबराकर अपने कमरे में आ गया और कविता को सारी बात बताई। मैं एक पंडित को जानता हूँ, उससे घर की पूजा करवाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सुबह गुड्डी को स्कूल भेजने के बाद कविता और राकेश पंडित के पास गए। पंडित को कहा कि हमें घर में शांति पूजा करवानी है। पंडित बोला ठीक है, कल सारी सामग्री लेके रखना, मैं घर पे आ जाऊंगा। दूसरे दिन पंडित घर आया और पूजा की सारी तैयारी करके जैसे ही पूजा करने लगा तो उसे किसी के औरत के रोने की आवाज आई। पंडित ने कहा कि तुम्हारे घर में एक नकारात्मक ऊर्जा है। तो राकेश ने बताया कि हमें भी ऐसी आवाजें आ रही हैं और इसलिए हम पूजा करवाना चाहते हैं और पंडित को सारी बात बता दी। पंडित ने एक बर्तन में पानी डाला और कुछ मंत्रों का जाप करने लगा। मंत्रों के जाप करने के बाद उसमें एक सिंदूर डाला, फिर मंत्रों का जाप किया। बोला तुम्हारी समस्या अभी हल हो जाएगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर है वह इस पानी में दिखाई देगी। एक औरत की आकृति उस पानी में दिखाई दी और पंडित ने पूछा कि कौन हो तुम और इनको क्यों परेशान कर रही हो? तो उस औरत ने बोला कि ये पहले हवेली महल होती थी और मैं यहाँ की रानी थी, पर मेरे पति ने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की, मुझे मारते रहते थे और एक दिन इतना पीटा कि मेरी जान चली गई। जिंदा थी तो मैं अपने पति का विरोध नहीं कर सकती थी, लेकिन मरने के बाद मैंने भी अपने पति को तड़पा तड़पा कर मारा। इससे भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। कुछ समय बाद इस महल पर जमींदारों ने कब्जा कर लिया और इसे हवेली बना दी। पंडित ने कहा कि तेरी आत्मा को संतुष्टि कैसे मिलेगी? तो उस औरत ने बताया कि मेरी लाश को मेरे पति ने वहाँ दफनाया था। जो भी वहाँ मिले हड्डियाँ मिट्टी, उसका अच्छी तरह पूजा अर्चना से विसर्जन किया जाए तो मुझे शांति मिलेगी। कविता और राकेश ने पंडित की सहायता से उस जमीन को खुदवाकर वहाँ जो कुछ भी मिला, कंकड़ हड्डियाँ, उनका पूजा अर्चना करवाकर अच्छे से विसर्जन किया। उसके बाद उस आत्मा को संतुष्टि मिल गई और हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। उसके बाद राकेश कविता गुड्डी अच्छे से उस मकान में रहने लगे।